So hey guys, welcome back to the channel. This is Farhan Afzal. Yes, MT15 आज ऑलमोस्ट इसका 10,000 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है. मैं आज इसका यूज़र रिव्यू बताने वाला हूँ. ऐसा यूज़र रिव्यू होने वाला है ना भाई, आज तक किसी ने भी ऐसा यूज़र रिव्यू MT15 का नहीं किया होगा. जानते हो कैसे? मैंने इसका पोस्टमार्टम कर दिया भाई, बिल्कुल पार्ट पार्ट का जानकारी इकट्ठा कर लिया है. एक लंबी राइड कर ली है, ऑफ रोडिंग कर ली है, माइलेज टेस्ट कर लिया 3-4 बार, टॉप स्पीड भी नाप लिया. चलिए बात करते हैं ये बाइक किसको किसको सूट करेगी, क्या ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है. इसके अलावा ब्रेकिंग, टायर्स, पीछे की सीट में क्या मॉडिफिकेशन कराया, आगे DRLs में क्या मॉडिफिकेशन कराया, मॉडिफिकेशन कराने पे क्या नुकसान है, वारंटी कितनी है और सर्विस कितने चार्जेस लगे, मतलब मेरे को अब तक कितना खर्च बैठा, कौन कौन सा पार्ट चेंज हुआ है. लेट्स स्टार्ट द रिव्यू. चलिए पहले तो मैं बता दूं कि सबसे पहले इसका ऑल ओवर लुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है भाई. अब बात करते हैं फ्रंट से ही. बात करेंगे फ्रंट में ब्रेक से कि ब्रेकिंग कैसा है. ये डुअल चैनल ABS के साथ आता है, साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल. ब्रेकिंग से मुझे कोई भी आज तक कोई शिकायत नहीं हुई है. रीज़न भी बता दे रहा हूँ, ब्रेकिंग जहां मारता हूँ वहीं रुकता है, स्किड नहीं करता है टायर, ना आगे वाला ना पीछे वाला, कोई टायर स्किड नहीं करता. ब्रेकिंग को 100 नंबर देता हूँ मैं. इवन दो कि अगर आप चढ़ान में भी ब्रेकिंग करते हो तो कई बाइक्स क्या होता है, ब्रेक को क्लिक करने के बाद ना फिसलने लगती है आप हिल्स पे. ये फिसलती नहीं. अगर आप ब्रेक को पकड़ के होल्ड करोगे ना, और स्लिपरी रोड भी है तो वो होल्ड करके रखेगी. दूसरा चीज, अब बात करते हैं इसके सस्पेंशंस का. सस्पेंशन की बात अगर मैं करूं तो भाई आगे दिया है USD Fox 37mm का, पीछे मोनोशॉक है. तो सस्पेंशन जो पीछे का है वो बहुत ही बुरा है. पिलियन राइडर के लिए बहुत ज़्यादा बुरा है. अगर आप राइडर हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पिलियन राइडर के लिए बहुत बुरा है, झटके वटके देते हैं. साथ में ये सस्पेंशन उतना सॉफ्ट नहीं है जितना FZ का था. आगे के सस्पेंशन की बात करूं तो बहुत ही डिसेंट काम करता है. गड्ढे वड्ढे आपको पता नहीं चलेंगे, ज़रा सा भी आपको जो गड्ढे की अनुभूति होगी वो नहीं होगी. ये पहली चीज़ हो गई. लेकिन अगर आप कभी भी ये सोच रहे हो कि आप विली वगैरह मारोगे, आप इस पर स्टंट करने वाले हो, तो मेक श्योर करना, क्योंकि ये USD Fox है. हाँ, जो सस्पेंशन है उसको थोड़ा साफ कर लीजिएगा भींगे कपड़े से या कोई चीज़ से, क्योंकि हल्का सा भी कंकर रह गया और आपने कहीं विली मारी और वापस बाइक को पटका तो एक छोटा सा कंकर इसमें लीकेज कर देगा, जो आपको 450 रुपीज़ के लगभग का कॉस्ट बैठेगा. अब इसके बात करते हैं फ्रंट लुक में लाइट का, यानी बात करेंगे हम प्रोजेक्टर लाइट का और DRL का. तो लाइट का जो थ्रो है वो बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा है. ये एकदम सही है. अगर आप शहर में चला रहे हो तो बहुत प्यारा लगेगा. लेकिन बता दूं, हल्का भी फॉगी नेचर हुआ ना तो ये लाइट थोड़ा धुंधलापन लाता, मतलब आपको क्लैरिटी नहीं देगा. तो इसके लिए आपको एक अलग से कोई फॉग लाइट वगैरह इंस्टॉल कराना ही पड़ेगा. ये मैं सजेस्ट करूंगा. कंसोल मीटर की बात कर लेते हैं. देखो, पहले मुझे शिकायत था कि यार इसमें ब्लूटूथ है, लेकिन पैसा ले लिया, लेकिन ब्लूटूथ का कोई काम नहीं है, और अभी भी वही शिकायत है. शिकायत नहीं बदली है. लेकिन हाँ, कंसोल मीटर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है. सबसे अच्छी बात की एक्यूरेसी है इसमें. स्पीड की भी एक्यूरेसी है, फेक स्पीड नहीं बताता है. माइलेज भी लगभग सेम एकदम बताता है. हाँ, ये बोल सकता हूँ कि इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन होना चाहिए था. कॉल किसका आ रहा है ये पता होना चाहिए था. इसके अलावा मुझे थोड़ा लगता है कि कलरफुल हो सकता था ये डिस्प्ले, जैसे R15 का है. चौड़ा नहीं, बस इसी में कलरफुल, हल्का चटकीला कलर का, वो हो सकता था. बाकी तो कंसोल मीटर से मुझे कोई दिक्कत नहीं. हैंडलिंग की बात कर लीजिए तो हैंडलिंग में मैं कितना नंबर दूं वो कम है. 100 के पार भी अगर कोई नंबर हो तो आप रख लेना. हैंडलिंग एकदम जबरदस्त है. कहीं से निकालो, किधर से भी निकालो, कितनी स्पीड में भी निकालो. अगर आप 60 के स्पीड में भी हो ना और बहुत ज्यादा भीड़ है तब भी आप निकाल लोगे. इतना कमाल की हैंडलिंग है इसकी. अब आ जाइए थोड़ा पीछे. यहां पर बात करते हैं टैंक की. टैंक की जो बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ी कमजोर है. बिल्ड क्वालिटी जो टैंक की है वो कमजोर है. कैपेसिटी भी कम है, जिससे आपको एक रेंज ना थोड़ा अटपटा लगेगा. 300-350 किलोमीटर चलाने के बाद आपको तेल भरवाना पड़ेगा. अब हम कभी कभी मूड में रहते हैं तो 600 किलोमीटर भी चल जाते हैं. तो वही बात है कि थोड़ा सा इसका रेंज ज़्यादा हो सकता था. पीछे की तरफ आते हैं, सीट की बात करते हैं. तो भाई सीट सही बताऊं तो मैं अभी नेपाल जाने वाला हूं. पता है, एक बार के लिए भी मैंने कंसीडर नहीं किया कि मैं MT से जाऊंगा. सोच लो, इतना अनकंफर्टेबल सीट है पीछे वाला. मैं अकेले जाने को तो चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. बट यार, क्योंकि मैं अपर मस्टांग जाने का सोच रहा हूँ तो 2-4 दोस्त होने ना तो हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वो एरिया एकदम रिमोट एरिया है, प्लस लैंग्वेज बैरियर है, और इवन दो रास्ते बहुत ख़राब है. तो दैट्स वाई आई थिंक कि एक लेते हैं. लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ हीरो एक्सपल्स 200 ले जाने का. अब थोड़ा पीछे की तरफ आते हैं. यहाँ पर बात करते हैं रेयर टायर का. तो रेयर टायर से मुझे शिकायत तो नहीं है, बट हाँ मैं बोलूँगा कि कॉर्नरिंग उसी से आपका जैसा R15 को सपोर्ट करता है ना, इसकी बॉडी
इसके रेयर टायर को इसकी बॉडी सपोर्ट नहीं करती है कॉर्नरिंग में, ये चीज़ मुझे लगा ऐसा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके गियर शिफ्टिंग का। तो भाई शुरुआत में गियर शिफ्टिंग बहुत धाकड़ थी, लेकिन अब बता दूं 10,000 किलोमीटर चलने के बाद आगे का जो स्पोकेट का आगे वाला स्पोकेट है छोटा वाला, वो घस गया है, 2-3 टाँक का जो उसका तित है वो टूट गया है। तो अब इससे क्या हुआ मैं बता दे रहा हूँ, इससे गियर शिफ्टिंग में दिक्कत हो रही है मुझे। चेन हल्का भी गंदा होगा, गियर शिफ्टिंग में आपको दिक्कत होगी, हवा कम होगा, गियर शिफ्टिंग में दिक्कत होगी। 3 और 4 गियर में मुझे अभी भी दिक्कत हो रही है कभी कभी। तो गियर शिफ्टिंग ये बोलूँगा 9,000 किलोमीटर तक बहुत स्मूथ था, उसके बाद अभी थोड़ा सा गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा बता दूं, टायर में एक और चीज़ बता देता हूं, आपको ना हवा पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि बहुत है 32 ही हवा है, लेकिन कभी कभी ना 18 भी रहता तो 32 लगता है। एमटी का टायर इतना बल्की है और इतना सॉलिड है, तो आप हवा ना हर 15-20 दिन या 1 महीना में चेक करा लेना, ये सजेस्ट करूंगा मैं, ठीक है। इसके चेन की बात करता हूं, तो चेन तो भाई कमाल का आवाज़ वगैरह नहीं करता, बट हाँ हाई मेंटेनेंस है। आपको लगभग हर 400-500 किलोमीटर में एक बार साफ करवा के ल्यूब करवाना पड़ेगा। 1000 किलोमीटर में तो निश्चिंत समझिए, उसके बाद नहीं तो गाड़ी ना आपको थोड़ा जाम चलने लगती है, ठीक है। स्विचेस की क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी, टू फैक्ट बता रहा हूं मैं, स्विचेस की क्वालिटी और बेहतर हो सकती थी। देखो चर आवाज करता है, देखो आपने चेंज किया वो अलग बात है, लेकिन ड्यूरिंग दैट कि आप चेंज कर रहे हो, आपको ना एक चर की आवाज आएगी, थोड़ी सी अनकॉमन आवाज है। अब बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की। ग्राउंड क्लियरेंस काफी डिसेंट है, ग्राउंड क्लियरेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है, ये बता दूं मैं, कहीं से भी निकल जाती है, कहीं टच भी नहीं होती है, कोई जगह पे भी टच नहीं होगी। आप पीछे चाहे आप 80 kg का बंदा रख लो, कहीं टच नहीं होने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इंजन गार्ड कैसा काम करता है, तो सॉलिड काम करता है भाई। आगे से ये पूरा मड जो है वो बचा लेता है, पूरी मिट्टी को बचा लेता है, ये चीज मैं मानूंगा इसका। अब बात करते हैं इसके इंजन का, रिलायबिलिटी का, माइलेज का, एक्सीलरेशन का। देखो जब आपके टायर में हवा कम रहेगा ना, और एक और चीज, अगर यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं लगाया है, यानी आपने नहीं लगाया वाइजर, छोटा सा ना छोटा वाइजर लगा लो एमटी में, सही बता रहा हूँ, उससे ना आपका स्पीड 2-3 किलोमीटर तो बढ़ ही जाता है। ये हो गया, टायर में हवा कम रहेगा तो आपका स्पीड नहीं देगा एमटी, गारंटी 118-120 से ऊपर जाएगा ही नहीं। आपको सब कुछ टंच रखना होगा, टायर में हवा, आपका चेन टाइट, आपका विंड जो ग्लास है वो लगाना होगा छोटा सा, उसके बाद आपको काफ़ी अच्छा स्पीड अचीव करवाएगा। इंजन बहुत स्मूथ है, अब तक ऐसा नहीं लगा कि घड़ या आवाज़ चेंजिंग, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ ऐसा भाई, कोई शिकायत भी नहीं हुई, कभी बंद नहीं होता गाड़ी, ठीक है। ये तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ इंजन से मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। माइलेज की बात करूँ तो देखो ये टोटली आपके चलाने पे डिपेंड करता है, मुझे 43 भी मिला है, 53 भी मिला है, तो ये डिपेंड करता है। अब देखो यार एमटी लिया है तो कोई कौन चलाता है यार 50, 60, 70, 100, 110 के ऊपर ही चलती है गाड़ी, तो माइलेज लगभग 44, 47 के बीच में देता है। अगर आप उतना चलाओगे 90 तक तो 44 तक दे देगा आपको माइलेज। अगर आप बोलोगे कि भाई मेरे को 50 चाहिए तो फिर आपको 70 तक चलाना होगा एमटी को, 70 से ऊपर नहीं भगाना होगा, ये फैक्ट है। बैटरी की बात कर लेते हैं, बैटरी इसका बहुत कमज़ोर है, हद से ज़्यादा। अभी मैं आपको डेमो दिखा सकता हूँ अगर आप बोलोगे तो, अगर मैं 10 सेकंड इस गाड़ी को ऑन कर दूँ ना, देखो अभी आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। तो देखो मैंने बताया था ना भाई, यही प्रॉब्लम है, देखो देखो देख रहे हो, स्टार्ट नहीं ना हो रहा है, ये देखो बैटरी बहुत कमज़ोर है MT-15 का यार, यही दिक्कत का बात है, यही मुझे ना बड़ा गुस्सा दिलाता है इसका। देखो नहीं ना हो रहा है स्टार्ट, अब देखो मैं आपको स्टार्ट करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, स्टार्ट होगा कि नहीं भाई पता नहीं। ज़रा सा ऑन कर दोगे ना MT-15 स्टार्ट नहीं होती। देखो देखो ये वाला नीचे है, देख लो भाई, क्या करूँ मैं इसके साथ बताओ, मार भी तो नहीं सकता। बैटरी इसका बहुत कमज़ोर है, तुरंत ही लो हो जाता है। आई डोंट नो कि बैटरी के साथ दिक्कत है, मैंने वारंटी क्लेम किया है, हो सकता है कि 1-2 दिन में बैटरी आ जाए तो बैटरी चेंज करा लूँगा, तो मे भी मेरे पीस के साथ ऐसा दिक्कत हो, क्योंकि बाकी लोगों से तो मैंने ऐसा नहीं सुना है, बट हाँ बैटरी के साथ मुझे पर्सनली दिक्कत आई है। अब बात करते हैं इसका वेट रेशियो का, कॉर्नरिंग का, टॉप एंड पे इसका स्टेबिलिटी का। तो टॉप एंड पे स्टेबल तब तक रहता है जब आप 110 के लगभग रखोगे और थोड़ा आपका वजन रहेगा, ठीक है। उसके ऊपर जाओगे तो मे भी आपको और ज़्यादा वजन चाहिए होगा, अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए होगा इस गाड़ी को चलाने के लिए, अदरवाइज ये गाड़ी वेव करेगी हवा में, ये गारंटी है। बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी बहुत सारे जगह की, जैसे इधर भी आवाज़ करता है बहुत सारा चीज़, और इसके नीचे का ये जो देख रहे हो ये तो झूल गया पूरा, पता नहीं क्या 129 रुपये हमेशा खर्चा करवाते हैं, 129 रुपीज़ का था, 2 बार चेंज कर चुका हूँ। इसके नीचे एक ग्लास भी आता है, छोटा सा ग्लास, ठीक, तो इसके नीचे एक छोटा सा ग्लास आता है जो कि आपके नंबर प्लेट को विजिबिलिटी होता है, यहाँ पे बल्ब लगा होता है, वो ग्लास भी गिर जाता है बार बार, ये भी टूट के गिर जाता है।
ये कितना बार झूल गया, इसको वापस लगाना पड़ा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये टैंक का इशू है, ये खड़खड़ आवाज़ करने लगता है कभी कभी। तो मोटा मोटी जो फिट एंड फिनिशिंग जिस क्वालिटी की होनी चाहिए उस क्वालिटी की मुझे तो नहीं लगी एमटी से भाई। जो बात है साफ एमटी में वो बात नहीं है। बाकी प्राइस की बात करूँ तो यस ओवर प्राइस्ड मुझे लगा। 1,90,000 से 85,000 के बीच ऑन रोड होना चाहिए था, जो कि 2,12,000 है। तो लगभग ये 20 से 25,000 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है। और आई डोंट नो कि क्या वर्थ है ब्लूटूथ का, आई डोंट नो। मुझे तो भाई कोई मतलब नहीं लगता। 10-12,000 तो कम से कम होना चाहिए, अंडर 2 लाख होना चाहिए था इस गाड़ी को, मुझे ऐसा लगता है फिट एंड फिनिशिंग के हिसाब से और थोड़ी बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से। इसके अलावा तो भाई मैं बता दूं कि जब आप हाईवेज पे चलते हो लगातार 110, आपको ऐसा कभी फील नहीं होगा। आप थक जाओगे लेकिन ये गाड़ी नहीं थकेगी। आपको कभी नहीं फील होगा कि इंजन बोल देगा या कुछ। ये स्मूथ है, बहुत रिलायबल इंजन है। मैंने 110 लगभग 37-38 किलोमीटर तक चलाया था, लगातार 110-115 चला रहा हूँ। गाड़ी रोका 10 सेकंड में 15 सेकंड में ठंडी हो गई। ये बात है, इंजन गर्म नहीं होता, धान नहीं मारेगा दोनों साइड पैर में। ये है, मजा भी आएगा आपको, थोड़ा सा स्टाइलिश लगेगा, इजिली रीचेबल है। बैठने का पोस्चर अच्छा है राइडर के लिए। पिलियन बहुत ही गंदा है। ये सीट देख रहे हो 1.5 इंच बढ़ा दी मैंने, इवन दो इसमें दिक्कत आती है। यानी सीट से कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना आप लोग, सीट के कुशनिंग से कोई दिक्कत नहीं है। पीछे का सस्पेंशन खराब है एमटी का, ठीक है, टफ है, स्टफ है। आपको कम से कम 110 केजी का होना होगा, तब जाके आपका सस्पेंशन अच्छे से काम करेगा। हाँ, हाथी हो गए तभी काम करेगा बाबू। इसके अलावा मैं बता दूं क्या क्या चेंज हुआ है, ठीक है। एयर फिल्टर एक बार चेंज हो गया इसका, आगे का सस्पेंशन एक बार चेंज हो गया राइट साइड वाला, पीछे वाला सस्पेंशन एक बार चेंज हो गया, ठीक है। ये 2 बार चेंज हो गया, जो नंबर प्लेट पे जो लाइट देता है वो 2 बार चेंज हो गया। और क्या चेंज हुआ है? नहीं, और तो कोई चीज़ चेंज नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें चेंज हो गई। सर्विस कॉस्ट बता दूं, पहला सर्विस में 1800, दूसरा में 1680 रुपये लगा था। अब तीसरा मैं कराने वाला हूँ कुछ ही दिनों में, तो उसका भी एक वीडियो डाल दूंगा, आप बताइएगा। अगर कोई सवाल होगा तो इस वीडियो में ही बता दीजिएगा, उस सर्विस में मैं कवर भी कर लूँगा, ठीक है। इसके अलावा मुझे और कोई खर्च तो नहीं लगा। हाँ, थोड़ी थोड़ी शिकायत आती है, कभी कभी क्या होता है कि बैटरी लो होता है, कभी कभी होता है इसमें कि इंजन का ये रेडिएटर का फ़ैन बड़ा देर में चलता है, बहुत देर में। नानी घर चल जाओगे तब जलेगा, 200 किलोमीटर चलाने के बाद जलेगा। यहाँ इंजन गर्म हो रहा तो फ़ैन किस लिए दिया? फ़ैन बहुत कमज़ोर है यार। ये टिप्स मैं दे दूँ आप लोगों को एक और, मॉडिफिकेशन जब भी कराना दोस्त, ठीक है, इंटरनल वायरिंग का कोई मॉडिफिकेशन नहीं कराना। अगर आपको वारंटी क्लेम करना, जैसे आपका फ़ैन खराब हो गया, आपका सस्पेंशन खराब हो गया, वो लोग कंसीडर नहीं करने वाले। अगर आपने कोई भी इंटरनल वायरिंग का फ्लैशर वगैरह लगा दिया तो इसमें आपको क्या करना है कि अगर आपने गलती से अब वो गलती कर दी मान लीजिए, उसको वापस ठीक करके जाना। और किसी को ये एहसास मत होने देना यामाहा शोरूम में कि हाँ आपने फ्लैशर वगैरह या इंटरनल कोई भी चेंजेस कराए थे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। बहुत छोटा और मैं चाहता था कि कम टाइम लगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए। अगर कोई भी चीज़ आपको लगता है कि छूट गई हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।